गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th बीएसटी में हमने अपना कल 6 चैप्टर कंप्लीट किया था बच्चों। आज हम इसके पार्ट 2 पर चल रहे हैं, जिसमें हम लेसन 7 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कंपनी का निर्माण। कंपनी का निर्माण कैसे किया जाता है, कंपनी क्या होती है, इसके बारे में हमने व्यावसायिक स्वरूपों के अंतर्गत कंपनी के निर्माण, कंपनी के बारे में जानकारी की थी। कंपनियां होती हैं सार्वजनिक कंपनी, निजी कंपनियां, ठीक है। आज हम कंपनी का एक निर्माण किस प्रकार से किया जाता है और इस कंपनी को बनाने के उद्देश्य क्या होते हैं, किन निर्माण में किन किन स्तरों से, विभिन्न चरणों से हमको होकर गुजरना पड़ता है, क्या क्या कंपनी के निर्माण के लिए आवश्यक प्रलेख तैयार करने होते हैं, क्योंकि कंपनी एक वैधानिक स्वरूप होता है, विधान द्वारा निर्मित होती है। तो कंपनी को जब हम निर्मित करते हैं तो कंपनी रजिस्ट्रार के पास में हमें कई प्रकार के प्रलेखों का निर्माण करना होता है और उन्हें जमा कराना होता है। और उन प्रलेखों की जांच के पश्चात कंपनी का जो रजिस्ट्रार होते हैं वो आपको एक प्रमाण पत्र जारी करते हैं और तत्पश्चात कंपनी अपने विधिवत स्वरूप में आती है। तो आज हम इस चैप्टर के माध्यम से इन सभी विशेष बिंदुओं को जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आपके लेसन के स्टार्टिंग में दिया गया है कि अवतार एक इंजीनियर हैं कुशल, और उन्होंने अपना कारखाना जो एकल स्वामित्व यानी सिंगल प्रोप्राइटरशिप फर्म के रूप में चला रहे थे, और उन्होंने अभी एक नए कार्बोरेटर का डेवलपमेंट किया, विकास किया। अब कार्बोरेटर ऐसा है कि वो कार्बोरेटर जब कार के इंजन में लगाया जाता है तो जो पेट्रोल कंजप्शन है कार का वो 40% तक कम हो जाता है। अब जब इतनी बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल की है तो वो चाहते हैं कि इसका बड़े पैमाने पे उत्पादन किया जाए। अब बड़े पैमाने पे उत्पादन करने के लिए आपको पता है बड़ा कारखाना चाहिए, बड़ी मशीनें चाहिए, अतिरिक्त धन की आवश्यकता चाहिए। यानी जो बिज़नेस वो करना चाहते हैं कार्बोरेटर का निर्माण कर कर, उसका विपणन कर कर, डिस्ट्रीब्यूशन कर कर, तो उसके लिए उन्होंने संगठन के विभिन्न स्वरूपों का मूल्यांकन किया और एकल स्वामित्व को साझेदारी में परिवर्तन करने की अपेक्षा उन्होंने निर्णय किया कि मैं कंपनी स्वरूप को खोलूं, क्योंकि कंपनी स्वरूप के अंदर वे अधिक जो स्वरूप खोलना चाहते हैं उसके लिए अधिक धन की आवश्यकता है, नया उत्पादन है, तो रिस्क फैक्टर भी उसमें नेचुरली ज़्यादा होगा। तो किसी ने बोला कि आप कंपनी का निर्माण करें, तो वो जानना चाह रहे हैं कि कंपनी निर्माण की आवश्यक औपचारिकताएं क्या क्या होती है। ये पाठ उनकी इन सभी सवालों का कि कंपनी का निर्माण कैसे किया जाता है उसकी जानकारी उन्हें दे रहा है, ठीक है। परिचय पढ़ने जा रहे हैं हम, इंट्रोडक्शन। आज आप सभी जानते हैं कि व्यवसाय के लिए हमेशा धन की आवश्यकता होती है। जैसा व्यवसाय का स्वरूप होता है अकॉर्डिंग टू हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी उसी तरीके होते। छोटा स्वरूप छोटी आवश्यकता, लेकिन बड़ा स्वरूप है आज के इस प्रतियोगी युग में जब हम किसी बड़े स्वरूप का संगठन लेकर कार्य करते हैं तो हमें उसी के लिए उस मात्रा में ही धन की भी आवश्यकता होती है। आज प्रतियोगिता का स्तर बढ़ता जा रहा है। परिणाम स्वरूप व्यावसायिक विशेष मध्य पैमाने के बड़े पैमानों के संगठन की स्थापना हेतु कंपनी संगठन को क्या दे रहे हैं, प्रायोरिटीज दे रहे हैं। व्यवसाय के विचार के जन्म से कंपनी के वास्तविक लीगली वैधानिक रूप में आने तक, व्यवसाय प्रारंभ करने तक विभिन्न चरण कंपनी के निर्माण की विभिन्न स्थितियां कहलाती है। यानी कोई भी विचार हमारे मन में आता है, उस विचार को इम्प्लीमेंट करके उसको वास्तविक स्वरूप में लाने के लिए जिस भी वैधानिक स्वरूप में कंपनी का निर्माण किया जाता है उसके जितने भी चरण होते हैं वे क्या कहलाते हैं, कंपनी निर्माण के चरण कहलाते हैं। जो लोग इस चरण को पूरा करते हैं, इसके लिए आवश्यक कदम उठाते हैं, उनकी जोखिमों को उठाते हैं, वह कंपनी के परिवर्तन का कार्य करते हैं, वह परिवर्तक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, परिवर्तक कहलाते हैं। यानी जो कंपनी से संबंधित शुरुआती कार्य करते हैं उनका, अगर हमारी कॉमर्स की भाषा में बोले, परिवर्तन का कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंपनी के परिवर्तक, ठीक है। इस पाठ में हम कंपनी के निर्माण की विभिन्न स्थितियों, प्रत्येक स्थिति के अंदर अपनाए किए जाने वाले चरणों की विशेष रूप से विस्तृत रूप में व्याख्या कर रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं कंपनी की संरचना कैसे की जाती है। कंपनी की संरचना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है, जिसके अंदर बहुत सारी वैधानिक औपचारिकताएं, प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं।
प्रक्रियाएं क्या क्या हैं उसको समझने के लिए कौन कौन से औपचारिक कदम उठाए जाते हैं, उनको हमने अध्ययन की दृष्टि से अनेक चरणों में डिवाइड किया है। तो मुख्यतः एक कंपनी निर्माण के अंदर 3 चरणों का हम यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। उनको हमने बांटा है। सबसे पहला होता है परिवर्तन करना, दूसरा होता है सम्मिलन करना, और तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल सब्सट्रैक्शन, जिसको मतलब होता है पूंजी का अभिधान। ये स्थितियाँ क्योंकि कंपनी के अलग स्वरूप होते हैं, एक निजी कंपनी होती है, एक सार्वजनिक कंपनी होती है। तो आपको मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि कंपनी के निर्माण की दृष्टि से ये सभी चीज़ें कंपनियों को चरणों को पूरा करना होता है। लेकिन अगर एक निजी कंपनी की बात करें, चूँकि वह सार्वजनिक कंपनी से थोड़ी डिफर होती है, अलग होती है, तो निजी कंपनी को सम्मिलन पत्र प्राप्त होते हैं, यानी दूसरा चरण जो है हमारा सम्मिलन का हम करवाते हैं। उस पत्र की प्राप्ति के पश्चात वह अपना व्यवसाय प्रारंभ कर देती है, व्यापार, क्योंकि उन्हें तीसरा जो कि पूंजी अभिधान प्राप्त करना होता है, धन जनसाधारण से जुटाने पर प्रतिबंध होता है। इसलिए उनको सम्मिलन पत्र प्राप्त होते ही वे अपने व्यापार को प्रारंभ कर देती है। इसे प्रविवरण पत्र जारी करने और न्यूनतम अभिधान राशि की औपचारिकताओं को पूरा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उसी के विपरीत दूसरी ओर जो सार्वजनिक पूंजी कंपनियां होती हैं, उनके लिए इस चरण को कि पूंजी के न्यूनतम अभिधान राशि को प्राप्त करना आवश्यक होता है। उसके पश्चात ही ये सार्वजनिक कंपनी अपने व्यवसाय को प्रारंभ कर सकती है। तो आइए एक कंपनी के निर्माण की इन तीनों चरणों की हम विवेचना करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कंपनी की परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है। कंपनी निर्माण का सबसे आधारभूत और सबसे पहला जो स्थिति होती है परिवर्तन की। इसके अंदर एक व्यक्ति विशेष द्वारा व्यवसाय के विभिन्न अवसरों की खोज की जाती है एवं कंपनी की स्थापना के लिए पहल करने को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें व्यवसाय के प्राप्त अवसरों को वास्तविक प्रैक्टिकली स्वरूप प्रदान करने के लिए कार्य किया जाता है। इस प्रकार से किसी के भी द्वारा सशक्त व्यवसाय के अवसर खोज करने से इस स्थिति का प्रारंभ होता है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या एक कंपनी की स्थापना की दिशा में कदम बढ़ाती है, तो उन्हें कंपनी के परिवर्तक कहा जाता है। यानी जो व्यक्ति व्यापार करने की सोचता है, उसको मूर्त रूप देने के लिए सशक्त औपचारिकताएं पूरी करने का प्रयास करता है, एक कंपनी का निर्माण करने की सोच रखता है, उस दिशा में कदम बढ़ाता है, ऐसे व्यक्तियों को कंपनी के क्या कहलाते हैं? परिवर्तक कहा जाता है। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92 के अनुसार एक परिवर्तक कौन होता है? जिसका नाम प्रविवरण में लिखा रहता है अथवा धारा 42 के संदर्भ में वार्षिक रिटर्न में कंपनी द्वारा निर्धारित किया जाता है। दूसरा, एक अंशधारक जो कि निर्देशक या किसी अन्य रूप में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कंपनी के मामलों पर कंट्रोल रखता है। तीसरा, जिनकी सलाह, जिनके आदेश, निर्देश, अनुदेश के अनुसार कंपनी के संचालन मंडल का कार्य करने का अभ्यस्त हो जाता है। यद्यपि उपरोक्त उपबंध किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होता जो केवल एक पेशेवर रूप में कार्य कर रहा होता है। अब पढ़ते हैं आगे। परिवर्तन वह होता है जो दिए गए प्रयोजन के संदर्भ में कंपनी के निर्माण का कार्य करता है। यानी परिवर्तक वो व्यक्ति है जो कंपनी को वास्तव में मूल रूप में लाने के लिए कार्य करता है, उसे चालू करता है, उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के स्टेप्स उठाता है। इस प्रकार से परिवर्तक व्यवसाय के अवसर कल्पना करके उसके अतिरिक्त संभावनाओं का विश्लेषण, उसके हानि लाभ, उसके व्यक्ति, माल, मशीन, प्रबंधकीय योग्यता, वित्तीय संसाधनों का संगठन करता है, उन्हें जुटाता है और एक संगठन का निर्माण करता है। यानी जो एक कंपनी के निर्माण के लिए आवश्यक व्यक्ति है, माल है, मशीन है, दस्तावेज है, उन सबको इकट्ठा करना, उसको संगठित करना, परिकल्पना की संभावनाओं का विश्लेषण करना, उसके पश्चात प्राकृतिक संसाधनों का परिवर्तक एकत्रित करना, आवश्यक अभिलेखों को तैयार करना, उसका नाम निश्चित करना, उसके पंजीकरण के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अन्य प्रकार की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने का कार्य जो कि एक कंपनी को उसके वास्तविक अस्तित्व लाने के लिए करती है, वह परिवर्तक इसके लिए अनेक प्रकार के कार्य करता है, जिन पर हम अब आगे के टॉपिक में चर्चा करने जा रहे हैं। एक परिवर्तक क्या क्या कार्य करता है, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं।
व्यवसाय के अवसरों की पहचान करना प्रवर्तक का सबसे महत्वपूर्ण और पहला कार्य होता है। इसके अंदर वह एक नई वस्तु या सेवा जिसका भी वह उत्पादन करना चाहता है या किसी अन्य माध्यम से उपलब्ध कराने की सोचता है, तो उस अवसर को पहचानना, उसमें निवेश की संभावनाएं होती है उसको पहचानना, ऐसे अवसर, तकनीकी उसकी संभावनाओं के अंदर उसे ये देखना कि क्या जो मैं सोच रखता हूँ, जो मैंने सोचा है, क्या उसको वास्तविक रूप दिया जा सकता है। यानी व्यवसाय के अवसर की पहचान इस पहले कदम में प्रवर्तक द्वारा की जाती है, फिर उसका विश्लेषण किया जाता है। दूसरा जो कार्य करता है प्रवर्तक है वो संभाव्यता का अध्ययन, कि एक किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्ति के समूह के दिमाग में कोई विचार आया कि हम इस तरह का कार्य करना चाहते हैं, एक सेवाएं उपलब्ध कराना चाहते हैं या उत्पाद उपलब्ध कराते हैं, उसमें निवेश करने की संभावना वो नज़र आती है, तो दूसरा कदम उठाते हैं संभाव्यता का। संभाव्यता का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, क्या किसी कार्य को किया जाना संभव है, क्या वास्तव में व्यवहारिक रूप में ये संभव हो सकता है। इन चीज़ों की पहचान करना ताकि परियोजना का निर्माण कर दे। कहते हैं ना कि हम सोचते तो बहुत है, लेकिन वक्त कहते हैं ना, हम तो तेरे लिए आसमान से तारे तोड़ के ले आएंगे, लेकिन तारे तोड़ के लाना क्या वास्तविकता में संभव है, उसकी संभावना है, नेवर, कभी नहीं तोड़ के ला सकते ना हम। तो इसी प्रकार बिजनेस के अंदर हम अवसर तो बहुत सोचते हैं, लेकिन अवसरों की संभाव्यता का अध्ययन करने पर ही उसका निर्माण किया जा सकता है। तो यहाँ पर पहचान कर लिए गए सभी अवसरों को वास्तविक परियोजना में परिवर्तित करना सदा संभव, लाभप्रद हो या न हो। प्रवर्तन इसीलिए व्यवसाय को प्रारंभ करना चाहते हैं तो सभी पहलुओं की जांच पड़ताल करके विस्तृत संभाव्यता का अध्ययन करते हैं, और इस जांच के लिए क्या विदित व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाया जा सकता है। इंजीनियर्स हैं, चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, हमारे स्पेशलाइजेशन करने वाले व्यक्तियों की सहायता से उन संभाव्यता का वह अध्ययन करता है, जो कि किसी भी प्रोजेक्ट की उसकी नेचर पर डिपेंड करती है। तो कौन कौन सी संभाव्यता के बारे में जानकारी लेता है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं तकनीकी संभाव्यता। कभी कभी कोई विचार अच्छा तो होता है, लेकिन उसके क्रियान्वयन में तकनीकी रूप से संभव नहीं होता। इसलिए होता है क्योंकि उच्चतम आवश्यक कच्चा माल या तकनीकी सरलता से उपलब्ध होती है। जैसे कि हम कोई भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं और उसके लिए हमें टेक्निकल बहुत बढ़िया मशीनों की आवश्यकता होगी जो उसको बनाएगी, उसके लिए आवश्यक कच्चा माल की आवश्यकता होगी। पर हमने सोचा तो अच्छा है, लेकिन न तो वो कच्चा माल हमें आसानी से उपलब्ध होता है भारत में, जैसे हम रहते हैं और भारत में सोचे कि हम ये चीज़ बनाने जा रहे हैं, तो हमें उसके लिए जो आवश्यक कच्चा माल है वही उपलब्ध नहीं होगा। तो जब कहते हैं ना हम कच्चा माल ही नहीं होगा तो प्रोडक्शन होगा कैसे। उसके लिए जो टेक्निकल चीज़ें चाहिए वो टेक्निकल चीज़ें हमारे पास मशीनें हम बनाते ही नहीं है। हम चाइना से, वो जैसे अभी चाइना से हमारे यहाँ बिज़नेस बंद किया हुआ है, सब ने रोक लगाई हुई है। ऐसी सिचुएशन के अंदर हम सोचे कि हम तो ये बना लेंगे और हमें जो मशीन चाहिए वो बनाता चाइना, तो चाइना से तो मशीन आ नहीं सकती, तो फिर हम अपने प्रोजेक्ट को अपनी कैसे पूरा करेंगे, उस परियोजना को हम नहीं बना सकते। तो यहाँ पर आपको उसकी तकनीकी संभाव्यता को एनालिसिस करना होता है। यहाँ पे उदाहरण दे रखा है कि अवतार को कार्बोनेटेड के उत्पादन के लिए एक विशेष धातु की आवश्यकता होती है। माना ये धातु का उत्पादन देश में नहीं होता है और बुरे आर्थिक संबंधों के कारण उस देश से वह आयात नहीं कर सकता क्योंकि उस पर हमने प्रतिबंध लगा रखा है, तो उत्पादन कैसे होगा। ऐसी स्थिति में जब तक धातु उपलब्ध कराने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है तब तक परियोजना अव्यवहारिक होती है, इम्प्रैक्टिकल होगी, हम उसे पूरा नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा होता है वित्तीय संभाव्यता। कहते हैं कि व्यावसायिक कार्यों को पूरा करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। अब पूंजी का हम अनुमान लगाते हैं इस योजना में कितना अधिक व्यय होगा। उसके उपलब्ध संसाधनों को सरलता से नहीं जुटाया जा सकता है तो परियोजना को त्यागना होगा। तो हम कोई भी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, कोई परियोजना शुरू करने जा रहे हैं, कंपनी का निर्माण करने जा रहे हैं, तो हमें कितने पैसे की आवश्यकता होगी, क्या हम उतना पैसा जुटा पाएंगे या नहीं जुटा पाएंगे, वो पैसा हमें उपलब्ध होगा या नहीं होगा, हम स्वयं के सोर्स से करेंगे या किसी से उधार लेंगे, क्या हमें उधार देने के लिए वित्तीय संस्थाएं उपलब्ध होगी। अगर मान लीजिए अगर आप उस सब चीज़ों को पूरा करने में समर्थ नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, परियोजना को त्यागना ही होगा।
आपकी किताब के उदाहरण से समझते हैं कि कोई सोचता है कि नगरों के विकास करना बहुत लाभप्रद है, लेकिन पाया गया उसके लिए तो करोड़ों रुपए की आवश्यकता है, जिसकी पर्वतों द्वारा एक कंपनी की स्थापना में व्यवस्था की नहीं जा सकती है। तो क्या हुआ, वित्तीय असंभाव्यता होगी ना कि फाइनेंशियली ये स्टेटस सही नहीं है, हमको क्या करना पड़ेगा, अपने इस विचार को हमको हटाना पड़ेगा दिमाग से, क्योंकि पैसा ही नहीं है तो हम करेंगे कैसे। तीसरी होती है आर्थिक संभाव्यता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि परियोजना तकनीकी और वित्तीय रूप से तो प्रैक्टिकल होती है, लेकिन उसकी लाभप्रदता की संभावना बहुत कम होती है। ऐसी स्थिति में विचार को हमें त्यागना पड़ता है। कहते हैं ना कि बिजनेस करने जा रहे हैं, बिजनेस का मुख्य उद्देश्य तो लाभ कमाना ही है, जब उसमें लाभ की संभावना ही बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा जोखिम है। कहते हैं ना वैसे तो जोखिम अधिक तो लाभ अधिक, लेकिन जिसमें हमें पहले ही दिख रहा है कि इसमें लाभ की संभावनाएं बहुत कम नजर आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे विचार को त्यागना ही बेहतर होता है। इन विषयों का अध्ययन करने के लिए प्रवर्तक सामान्यतः विशेषज्ञों की सहायता लेते हैं, क्योंकि ये विशेषज्ञ प्रवर्तकों उन अध्ययनों में सहायता कर रहे हैं, मात्र इससे वे स्वयं प्रवर्तक नहीं बन जाते हैं। मतलब प्रवर्तक आप हैं, जो आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, वो कभी प्रवर्तक नहीं बनेंगे। प्रवर्तक तो आप ही रहेंगे, लेकिन आप अपने उस परियोजना को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, लोगों से सहायता ले सकते हैं। ठीक है, केवल तभी जब 5 जांच पड़तालों में सकारात्मक परिणाम निकलते हैं तो प्रवर्तक वास्तव में कंपनी बनाने का निर्णय ले सकते हैं। तो ये 3 प्रकार की संभाव्यता का अध्ययन एक प्रवर्तक करता है और इसके आधार पर ही कंपनी बनाने का निर्माण करने का निर्णय लेता है। फिर आता है नाम का अनुमोदन। अब उसने क्या किया, विचार था, विचार की प्रोबेबिलिटीज़ का उन्होंने एनालिसिस कर लिया। अब कंपनी का नाम क्या होगा, उस नाम के अनुमोदन करने का कार्य भी, कि कौन सा नाम मैं इसका रखूं, उसका चुनाव करने का कार्य भी प्रवर्तक द्वारा किया जाता है। और इस अनुमोदन के लिए वे राज्य के कंपनी के रजिस्ट्रार जो होते हैं उसके कार्यालय में जाता है। उस राज्य के कंपनी रजिस्ट्रार के पास एक आवेदन पत्र जमा कराता है और उसके अंदर प्रस्तावित नाम जो होते हैं वो लिख कर देता है। इसमें सामान्यतः 3 नाम लिखने के लिए कहा जाता है। आप नाम जो डिसाइड करते हैं उसको डिसाइड करते समय आपको देखना होगा कहीं कोई नाम मिलता जुलता पहले तो किसी कंपनी का नहीं है, आपने जो नाम रखा है वो गुमराह कर देने वाला तो नहीं है, आपका नाम कोई राष्ट्रीय संपत्ति या किसी विशेष व्यक्ति विशेष से संबंधित तो नहीं है। मतलब कंपनी रजिस्ट्रार के पास एक गाइडलाइन होती है, आप प्रवर्तक है तो आपको उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपना नाम का चुनाव करना होगा। ऐसी स्थिति में प्रस्तावित नाम की स्वीकृति नहीं मिलेगी जो कि पहले से रखा गया है या जिसको प्रतिबंधित किया गया है, तो आप सोच विचार कर नाम करें। इसीलिए वैकल्पिक नाम को मंजूरी दी जाती है और कंपनी रजिस्ट्रार अपने प्रार्थना पत्र में 3 नामों को लिखने के लिए बोलता है और 3 नाम प्राथमिकता से प्रवर्तक उसमें दर्शा सकता है और उसमें से किसी को असेंस मिल जाती है। फिर आता है स्थापन प्रलेख के हस्ताक्षरकर्ताओं को निश्चित करना। प्रवर्तक उन सदस्यों के संबंध में भी निर्णय लेता है जो प्रस्तावित कंपनी के उद्देश्य पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। ये लोग जो उस पर हस्ताक्षर करेंगे वे कंपनी के प्रथम निर्देशक बनना, कंपनी के योगदान अंश खरीदने से संबंधित लिखित स्वीकृति भी इसके अंदर उन लोगों से लेना आवश्यक है और उनका नाम का निर्धारण इसके अंदर किया जाता है। फिर आता है कुछ पेशेवर लोगों की नियुक्ति करने का काम भी प्रवर्तक द्वारा किए जाते हैं, जैसे कि मर्केंटाइल बैंकर्स हैं, ऑडिटर्स हैं। ये पेशेवर व्यक्ति हैं, इनके नाम, इनकी नियुक्ति करना और ये व्यक्ति जो होते हैं वे आवश्यक प्रलेखों को बनाने के लिए उन्हें कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा कराना होता है। इनकी नियुक्ति इनके द्वारा की जाती है। कंपनी रजिस्ट्रार के पास एक विवरणी भी जमा करानी होती है जिसमें अंशधारियों के नाम, उनके पते, आवंटित संख्या, अंशों की लिखी होती है, ये भी उन्हें जमा करानी होती है। ऐसे विवरणी को हम जो है आवंटन विवरणी भी कहते हैं। फिर आता है आवश्यक प्रलेखों को तैयार करने का काम भी प्रवर्तक द्वारा किया जाता है। प्रवर्तक कुछ वैधानिक प्रलेखों को तैयार करने के लिए भी कदम उठाता है जिन्हें कंपनी के पंजीकरण के लिए कानूनन कंपनी रजिस्ट्रार के पास उसे जमा कराने होते हैं। तो ये थे हमारे प्रवर्तक द्वारा किए जाने वाले 6 कार्य। आज हम यहीं पर अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं। आप सभी बच्चे क्वेश्चन बनाएं कंपनी निर्माण के अंदर